नहीं होगा। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। भले ही शायद तुम्हारे काम की ना हो, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम लगाया है इसमें। तुमने खुद बनाया है। मुझे जैसे कुछ समझ आया। ठीक है, मान लिया, जाओ। मैंने ली केई को रास्ता दे दिया, शुक्रिया। ली केई के चेहरे पर चैन आया। अगर वो और ना मानता तो फोर्स करना पड़ता। अरे हाँ, तुम्हारी भीड़ कहाँ खोई है? चाहो तो मैं हेल्प कर दूँ। टोल मिला तो दिल भी खुश हो गया। मैंने पूछा, शुक्रिया, लेकिन मुझे ट्रेस मिल गई है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ली केई ने ज्यादा डिटेल देना अवॉइड किया। उस भीड़ का सीक्रेट उसकी डेस्टिनी से जुड़ा था। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी मिले तुम्हारी भेड़। मैंने ज्यादा नहीं पूछा। हालांकि नदी पर भेड़ ढूंढना अजीब लग रहा था। शायद वाटर शीप हो। इस दुनिया में पानी पर रहने वाली भेड़ हो तो कोई बड़ी बात नहीं। ली की ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगा। मैंने देखा वो काफी स्लो चल रहा है। सोचा थोड़ी मदद करते हैं। मैंने उसके पैरों के नीचे का पानी तेजी से आगे बहाना शुरू किया। ली की ये को अचानक लगा पानी खुद उससे आगे ले जा रहा है। पीछे मुड़कर देखा। वो इंसान उसकी हेल्प कर रहा था। उसके मन में जो भी शक था वो पल भर में गायब हो गया। टाइम की नदी का फ्लो कंट्रोल करना, ये तो एकदम टॉप लेवल है। कुछ ही देर में वो नदी के मोड़ पर जाकर गायब हो गया। बाद में ली के को ख्याल आया, यार मुझे उनसे और बात करनी चाहिए थी। उनका नाम तक नहीं पूछा, उल्टे खुद अपना नाम बताकर फेस देने की कोशिश की। अब सोचकर शर्म आ रही है। जो टाइम की नदी पर आराम से चलते हैं और उसका फ्लो कंट्रोल करते हैं, उन्हें किसी के नाम से क्या फर्क पड़ेगा। नदी की सिक्योरिटी मेंटेन हुई। 1,000 फेवर पॉइंट्स मिले। मेरे मुंह पर हंसी आ गई। ऐसे और लोग आए ली के जैसे। पॉइंट्स भी मिलते हैं, टोल भी। गार्ड हूँ, टोल लेना तो बनता ही है। वापस आया। पहले उस लोहे के टुकड़े को उठाया, इधर उधर से घुमाया, कुछ समझ नहीं आया। कबाड़ी लगता है, घर के अंदर फेंक दिया। फिर नजर उस सुनहरे दिल पर गई। हाथ में उठाया। काफी वेट था, 1,000 किलो तो होगा। अरे यार, ये पूछना तो भूल ही गया कि इसे यूज क्या करते हैं। देखने में तो बस एक गोल्डन हार्ट है। सोचा क्यों ना सीधे खा ही लूं। ये सोचते हुए मैंने मुंह खोला। मैंने एक झटके में उस दिल को निगल लिया, लेकिन वो पेट तक नहीं गया, सीने में ही फंस कर रुक गया। मैं वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगा। सीने में फंसे उस दिल को अपने भीतर समाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो हुआ उसने मुझे चौंका दिया। जैसे ही मेरे शरीर की शक्ति उस दिल से टकराई, वो दिल बिजली की तरह सीधे मेरे सीने के अंदर दाहिनी तरफ जा बैठा, और अगले ही पल उससे ढेरों बारीक नसें निकलकर मेरे शरीर से जुड़ने लगी। ये सब होने में पूरा एक दिन और एक रात लग गई, और इस दौरान मेरा पूरा शरीर खून जैसी गर्म लहरों में डूबा रहा। जैसे ही दिल की नसें जुड़ी, मेरी शक्ति एक झटके में आसमान छूने लगी। सूजी पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, और सीधा सूजी के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचकर रुकी। मेरा शरीर भी 100 गुना मजबूत हो गया, और मेरी पूरी रौनक ही बदल गई, जैसे नया जन्म मिल गया हो। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि मैं उस सुनहरे दिल का बस एक बहुत छोटा हिस्सा ही अपने भीतर समाया था। शायद 0.1% भी नहीं। और सिर्फ इतने से ही मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई थी। अगर पूरा दिल समा जाए तो पता नहीं कितना बड़ा मुकाम मिलेगा। लीची ये को भेजने के बाद नदी का आशीर्वाद अंक भी बढ़कर 150 हो गया था। सिस्टम में इतने अंक देखकर मन बेचैन हो गया। सब्र नहीं हुआ तो मैंने तय किया, एक बड़ा दांव खेलते हैं, 1,000 अंक लगाकर सुनहरी लॉटरी निकालते हैं। और अगले ही पल एक आवाज ने मुझे खुशी से उछाल दिया, मालिक को मिल गई है सर्वोच्च विद्या। आवाज खत्म होते ही मेरे दिमाग में सैकड़ों सुनहरी रोशनी बिखेरते पुराने अक्षर उभर आए, जिनमें छिपी थी एक बेमिसाल किस्मत। ये विद्या तो छिंगयुन ड्रैगन विद्या से भी कहीं ऊंची थी। सिर्फ 1,000 अंक में मिल गई एक सुनहरी लीजेंडरी विद्या। विद्या मिलते ही मैंने सीधे अभ्यास शुरू कर दिया। अब प्रैक्टिस करने की जरूरत ही कहाँ थी। अंक लगाकर सीधे लेवल बढ़ा सकता था, तो फिर मेहनत क्यों करूं। अगले पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे खून और मांस की ताकत बदल रही है। जैसे ही मैंने विद्या चलाई, मेरे पीछे एक देवता की परछाई उभराई। उस पल मुझे ऐसी ताकत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। विद्या रोकते ही वो परछाई गायब हो गई। और ये तो बस पहला स्तर था। इतनी ताकत, दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए पूरे 500 अंक चाहिए थे। यहीं से पता चलता है कि ये देव रक्षक विद्या छिंगयुन ड्रैगन विद्या से कई दर्जे ऊंची है, क्योंकि उसे दूसरे स्तर तक जाने में सिर्फ 100 अंक लगते थे। मेरे पास अभी 650 अंक बचे थे। मैंने सीधे लगा दिए। देव रक्षक विद्या को 500 अंक लगाकर दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। अचानक वो देवता की परछाई फिर मेरे पीछे खड़ी हो गई, जैसे कोई मंत्र चल रहा हो। मेरी ताकत 1,000 गुना बढ़ गई। देव रक्षक विद्या के दूसरे स्तर पर पहुंचते ही मुझे लगा मेरा शरीर पहले से 100 गुना ज्यादा मजबूत हो गया है। अगले पल मुझे महसूस हुआ कि कोई दीवार हिल रही है। मैं अगले बड़े मुकाम पर पहुंचने वाला था। मैं वहीं बैठ गया, दिल और दिमाग शांत करके पूरी एकाग्रता से उस मुकाम पर चढ़ाई शुरू की। 3 दिन बाद मुझे लगा मेरा पूरा शरीर बिल्कुल साफ, हल्का हो गया है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो बताया नहीं जा सकता। ये देव रक्षक विद्या वाकई उन 1,000 अंकों के लायक थी। बिल्कुल निराश नहीं किया। विद्या का लेवल बढ़ने के बाद मैंने फिर अपनी वही बेफिक्र सुस्त जिंदगी शुरू कर दी। एक दिन गश्त लगाते वक्त अचानक नदी के ऊपरी हिस्से से एक तेज हवा का झोंका आया। अगले ही पल मुझे ऊपर की धार से कुछ काला सा बहता हुआ नजर आया। ये देखकर मैं फटाफट नदी के बीचों बीच पहुंचा, और जब साफ साफ देखा तो मैं चौंक गया। एक काला ताबूत पानी पर तैरता हुआ धार के साथ नीचे की तरफ बहा रहा था। मैंने पानी को काबू में किया। ताबूत भी वहीं रुक गया। पास जाकर मैंने ध्यान से देखा, कोई है क्या अंदर। ये बोलते ही मुझे लगा मैं थोड़ा पागल लग रहा हूँ। ये तो एक ताबूत है, अगर इससे जवाब आ जाए तो वो ही अजब बात होगी। पर अगले ही पल अंदर से लकड़ी पर ठक ठक की 2 आवाजें आईं। इससे तो मेरी रूह कांप गई। अंदर कोई जिंदा आदमी है। मैं पास गया, खोलने की कोशिश की, पर चाहे कितना भी जोर लगाऊं वो जरा भी नहीं हिला। ये देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। इतनी बड़ी ताकत होने पर भी एक ताबूत नहीं खोल पा रहा। मैंने सीधे अपनी विद्या चलाकर ताबूत पर हमला कर दिया। हमला जैसे ही ताबूत से टकराया, सारी ताकत बिखर गई और मेरे ही हाथ सुन्न हो गए। इतने तेज झटके से मैं भी हिल गया। काफी देर बाद मैंने सोचा, इस ताबूत से उलझना ठीक नहीं,
कुछ तो अजीब बात है इसमें। यही सोचकर मैं उसे काबू में करते हुए उसे वापस ऊपर की धार की तरफ भेज दिया। जब तक वो नजरों से गायब नहीं हुआ, मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाकर वहां से चला गया। उसी वक्त बहुत दूर अनजान काले सूरज लोक में कुछ न समझ में आने वाली ताकतवर परछाइयां आपस में बात कर रही थी। समय हो गया होगा ना? एक भारी बेसुरी आवाज खालीपन में गूंजी। काफी देर बाद दूसरी आवाज ने जवाब दिया, लगभग हो गया होगा। हो भी गया तो भी अब तक कोई बदलाव क्यों नहीं आया? एक और गहरी आवाज गूंज उठी। थोड़ा अजीब है, अगर वो वहां पहुंचकर कामयाब हो गया होता तो ये काला सूरज लोग अब भी ऐसा सुना वीरान नहीं होता। हम भी इस पुराने जगह में फंसे नहीं रहते। तुम्हारा क्या ख्याल है? खालीपन में एक बेढंगी काली परछाई एक इंसान की शक्ल में बदलकर ऊपर की तरफ देखने लगी। काफी देर बाद एक रौबदार आवाज आई, शायद नाकाम हो गया। ये सुनकर बाकी सब साफ चौंक गए। उस बूढ़ी परछाई ने काफी देर हिसाब लगाने के बाद एक ऐसी सच्चाई ढूंढ निकाली जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। शायद नाकामी नहीं, बल्कि उसने समय की धार पार ही नहीं की। उसे किसी ने जबरदस्ती वापस भेज दिया। ये बात सुनते ही बाकी तीन एक साथ सीधे खड़े हो गए। अगले ही पल खालीपन से एक काला ताबूत निकल आया। सब हैरानी से उस ताबूत को देखने लगे। सच में वापस भेज दिया गया? उनमें से एक काली परछाई चौंक कर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? समय की धार भी पार नहीं हो पाई? बूढ़ी परछाई काफी देर देखते रहने के बाद आखिर एक नतीजे पर पहुंची, जरूर किसी ने रुकावट डाली है। बस मैं हिसाब नहीं लगा पा रहा कि वो इंसान अभी मौजूद है या भूतकाल में या भविष्य में। हर बार हिसाब लगाने पर उसे बस एक धुंधली सी परछाई नजर आती थी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो समय की धार में रुकावट डाल सकती है? वो खुद भले ही समय की धार में पीछे जाकर भूतकाल में पहुंच सकते थे, पर वो खुद कभी समय की धार पर असर नहीं डाल सकते। और तो और किसी चीज को धार से पकड़कर वापस भेजना तो उनकी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी कौन सी हस्ती है जो ये कर सकती है? तुम तीनों मेरी मदद करो। बूढ़ी परछाई ने पूरी ताकत से हिसाब लगाने का फैसला किया। ये बात कहते ही बाकी तीनों काली परछाइयां उसी में समा गईं। सब मिलकर एक हो गए और एक डरावनी काली रोशनी फैल गई। वो शांत बैठ गया, हिसाब लगाने लगा। अचानक उसे लगा जैसे एक परछाई समय की धार पर खड़ी है, पर चाहे कितनी भी कोशिश करे उसे बस उसकी पीठ नजर आती, चेहरा कभी नहीं दिखता। सिर्फ 2 सेकंड में ही उसे लगा जैसे उसकी आत्मा टूटने लगी है। उसने हिम्मत नहीं की आगे बढ़ने की। बाकी तीन परछाइयों ने भी उसकी नजर से वही परछाई समय की धार पर खड़ी देखी। सबने हैरानी से सोचा, आखिर वो कैसी डरावनी हस्ती है? एक बार और कोशिश करो, मुझे यकीन नहीं आता कोई समय की धार पर असर डाल सके। तीनों फिर से एक राय होकर बूढ़ी परछाई में सम गए। अगले पल उस बूढ़ी परछाई ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। भारी काली रोशनी ने उस काले ताबूत को घेर लिया। फिर ताबूत धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और आखिर खालीपन में समा गया। ये सब करने के बाद बूढ़ी परछाई बेहद कमजोर हो गई। उसके बदन की काली रोशनी भी थोड़ी फीकी पड़ गई। उम्मीद है फिर कोई गड़बड़ ना हो। दूसरी तरफ मैं उस ताबूत को फिर से तैरते देखकर गुस्से में आ गया। अगर मैं अभी इस इलाके से बाहर ना जा सकता तो जरूर पीछे जाकर अच्छे से देखता आखिर माजरा क्या है। फिर मैंने पानी को काबू में करके ताबूत को वापस ऊपर की धार में भेज दिया। ताबूत भेजने के बाद समय की धार में दाखिल होने के बाद चारों की हालत बहुत बिगड़ गई थी। सब आराम से अपनी ताकत वापस जमा करने में लगे थे। इस बार उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इस जगह पे पूरे 1000 साल से ज्यादा वक्त गुजार दिया था, बस इसी दिन के लिए। अगर इस बार भी नाकाम हुए तो पूरी तरह टूट जाते। इस बार नाकाम नहीं होंगे शायद। बूढ़ी परछाई कुछ नहीं बोली, बस खालीपन को घूरती रही। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी अशुभ आशंका हो रही थी। असल में समय की धार से गुजरकर भूतकाल में जाना बस कुछ पलों की बात होनी चाहिए थी। अगर भूतकाल में समय की लाइन बदल गई होती तो काला सूरज लोग भी अपने आप वापस सही हालत में आ जाना चाहिए था। ताबूत के अंदर जो था वो भूतकाल के हिसाब से रुकावट नहीं डालता। समय की लाइन बदलना उनके लिए आसान होना चाहिए था। आखिर ये क्यों नहीं हो रहा? अगले ही पल वही काला ताबूत फिर वैसे ही वापस भेज दिया गया। चारों ने जब फिर वही ताबूत देखा तो खुद को संभाल नहीं पाए। फिर से वापस क्यों आ गया? तीनों परछाइयों का सब्र अब टूटने लगा था। इतने सालों की तैयारी और एक ही दिन में 2 बार नाकामी। इस बार की नाकामी का मतलब था कि ताबूत को फिर समय की धार में भेजने के लिए उन्हें फिर 1000 साल आराम करना होगा, क्योंकि किसी बाहरी चीज को समय की धार में भेजने के लिए उनकी मूल शक्ति खर्च होती है और उनकी बची हुई शक्ति अब तीसरी बार के लिए काफी नहीं थी। सिर्फ 1000 साल में धीरे धीरे ये शक्ति वापस आ सकती थी। 1000 साल पल भर में गुजर गए। चारों फिर इकट्ठे हुए। इस बार उन्हें पूरा भरोसा था। 1000 साल, पूरे 1000 साल लग गए। उम्मीद है इस बार नाकामी ना हो, वरना मेरा दिल सच में टूट जाएगा। नहीं होगी नाकामी। 1000 साल गुजर गए हैं। शायद वो इंसान अब वहां से जा चुका होगा। बूढ़ी परछाई ने फिर बाकी तीन की मूल शक्ति इकट्ठी करके ताबूत को फिर समय की धार में भेज दिया। उसी वक्त नदी किनारे मैं किनारे की घास साफ कर रहा था। सिर उठाकर देखा तो वही काला ताबूत फिर ऊपर की धार से बहता आ रहा था। मैं वहीं हैरान खड़ा रह गया। ये क्या चीज़ है? फिर आ गई? अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। घर में फिर कोई मर गया क्या? इस वक्त मेरे मन में अनजानी सी गुस्सा भर आया। फिर मैं नदी के बीच पहुंचा। एक कलम निकालकर ताबूत के ऊपर एक लाइन लिख दी। हिम्मत है तो फिर कोशिश करके देख। लिखने के बाद मैंने पानी को उल्टा बहाकर ताबूत को फिर ऊपर की धार में भेज दिया। ये सब करने के बाद मैं किनारे लौट आया। फिर से नदी की सफाई में लग गया। काले सूरज लोग के चारों खालीपन को देखकर बेहद बेचैन थे। 1000 साल का वक्त उनके लिए ना ज्यादा था ना कम, पर फिर भी पूरे 1000 साल थे। इस बार अगर फिर नाकाम हुए तो सच में अपनी जिंदगी पर शक करने लगेंगे। भाई क्या हाल है? तुम्हें पता है क्या वो कामयाब हुआ या नहीं?
समय की धार पार करके भूतकाल पहुंचा या नहीं? उनमें से एक काली परछाई ने बेचैनी से पूछा। पता नहीं, बूढ़ी परछाई खालीपन को घूर रही थी। उसके पास अब और शक्ति नहीं थी हिसाब लगाने की, बस इंतजार करना बाकी था। अगले पल खालीपन का इलाका मुड़ने लगा, चारों के दिल धड़कने लगे। अचानक एक काला ताबूत फिर खालीपन से निकलकर चारों के सामने आ गया। ताबूत का दिखना मतलब था फिर नाकामी। क्यों? उनमें से एक परछाई गुस्से से चिल्लाई। इस जोरदार दवा से पूरा काला सूरज लो खिल गया। बूढ़ी परछाई ताबूत के पास गई और देखा तो ताबूत पर एक लाइन लिखी थी। समय की धूल से थोड़ी मिट चुकी थी, फिर भी साफ पढ़ी जा सकती थी। हिम्मत है तो फिर कोशिश करके देख। ये छोटी सी लाइन पढ़ते ही चौथी परछाई वहीं जम गई। गुस्से की जगह एक तेज डर ने ले ली। पता नहीं क्यों, उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई आंखें उन्हें घूर रही हैं, उनके सिर सुन्ना हो गए। बड़े भाई अब क्या करें? बाकी तीन अपने मुखिया की तरफ देख लगे। इस पल वो भी उलझन में थे, समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करें। बूढ़ी परछाई ने काफी देर सोचा और मन में एक बड़ा फैसला लिया। अब तो बस यही रास्ता बचा है, हमें मुख्य रणक्षेत्र से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। चौथी परछाई ने हिसाब लगाना शुरू किया, अपनी सूचना दूत मुख्य रणक्षेत्र तक भेजने के लिए। काले सूरज लोग के 50 साल फटाफट गुजर गए। एक इरादा खालीपन में उभर आया। चौथी परछाई जब उस इरादे को महसूस किया तो खुशी से उछल पड़ी। आखिर कामयाबी मिली। फिर चौथी परछाई इंसान की शक्ल में बदलकर उस अधूरे साये जैसे इरादे के सामने एक घुटना टेक कर एक खास सलाम किया। मालिक को सलाम। खालीपन में फैला वो इरादा सुनहरी रोशनी छोड़ने लगा और उसकी आवाज चौथी परछाई के दिमाग में पहुंची। तुम चारों मेरे इस इरादे को पूरी तरह अपने भीतर संभालो, जितनी जल्दी हो सके अपना असली शरीर वापस पाओ और उस काले ताबूत को खुद ले जाकर 5000 साल पहले के हुआई नान लोक में पहुंचाओ। वक्त बहुत कम है। हम सब जितनी जल्दी हो सके खुद को संभाल कर, खुद समय की धार पार करके 5000 साल पहले पहुंचकर मालिक की मदद करेंगे। बूढ़ी परछाई नान नान दाव। पर अगर फिर उसी हस्ती से सामना हो गया जो बार बार हमें रोकती है? बाकी तीन को चिंतित हुए। इतना सोचने की जरूरत नहीं, ये काम हमें पूरा करना ही है। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर कौन है जो समय की धार पर रुकावट डालता है। अब मालिक का साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। बूढ़ी परछाई का पहला डर अब गायब हो गया था। मैं तब आराम से लेटा था। अचानक एक तेज छींक आई। फिर कौन मुझे याद कर रहा है? उसी वक्त मुझे एक अजीब सी मन की झलक महसूस हुई। छोटी कछुई 1-2 महीने से गायब थी, आखिर वापस आ गई। फिर मैं उस झलक को पकड़कर नदी किनारे की तरफ भागा। किनारे पहुंचते ही देखा छोटी कछुई बेहोशी की हालत में पड़ी थी। ध्यान से देखा तो उसकी पूंछ में एक काली हरी घास लिपटी थी। घास के सिरे पर कुछ और भी बंधा हुआ लग रहा था। इस वक्त छोटी कछुई के बदन में जगह जगह घाव थे और एक डरावना जख्म सिर से पूंछ तक फैला था। एक सौंग लगाकर इलाज करना है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। पहले भी इसे बड़ा जख्म लगा था, फिर भी कुछ अंकों में काम बन गया था। इस बार 100 अंक चाहिए थे। फिर भी मैंने जरा देर नहीं की। अगले पल छोटी कछुई के सारे जख्म भर गए। उसकी सांस भी तेजी से सही होने लगी। उसे ठीक देखकर मुझे राहत मिली। ये छोटा जीव मेरा पहला पालतू है, मेरा किस्मत वाला साथी भी। अगर 1000 अंक भी लगते तो मैं जरा भी ना रुकता। ठीक होने के बाद छोटी कछुई ने फिर मन की झलक भेजी। मैंने उसकी पूंछ पर लिपटी घास की तरफ देखा। क्या ये है तुम्हारा खजाना? मैंने वो घास उतारी और पास से देखा तो चौंक गया। ये तो एक हड्डी है। यही है तुम्हारा खजाना? तो मेरे लिए एक मरा हुआ ढांचा ले आए। जब मैं इसे बेकार समझकर नदी में फेंकने वाला था तभी देखा वो ढांचा हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ रहा है। शायद ये सच में कोई खजाना है। मैंने उस ढांचे को किनारे खींचा, फिर नीचे बैठकर ध्यान से देखने लगा। पर जैसे ही उंगली से छुआ, हाथ झट से पीछे खींच लिया। कितनी तेज गर्मी है! मेरा शरीर तो पहले से इतना मजबूत हो गया था, फिर भी उंगली पर छाला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी देर पानी में पड़ी इस हड्डी में अब भी इतनी गर्मी क्यों है? क्या यह ढांचा किसी ताकतवर साधक का है? मैं सोच ही रहा था कि अचानक गिरकर उस ढांचे के ऊपर जा पड़ा। उसी पल वो ढांचा किसी गोंद की तरह मेरी त्वचा से चिपक गया और सबसे डरावनी बात, वो हड्डी मेरे शरीर में समाने लगी। मैं डर के मारे आधा मर गया। यह हड्डी जैसे जीवित हो गई हो। क्या ये मुझ पर कब्जा करने वाली है? मैंने तुरंत विद्या चलाकर इसे रोकने की कोशिश की, पर कुछ काम ना आया। बस 3 सांसों में सारी हड्डियां पूरी तरह मेरे शरीर में समा गई। इस पल मेरे शरीर की हर हड्डी सुनहरी हो गई और मेरी ताकत भी फिर एक बार उछाल मारने लगी। दक्षिण के बीच के दौर से सीधे आखिरी दौर तक एक साथ 2 मुकाम पार कर लिए। पर सबसे ज्यादा फर्क मेरी ताकत में नहीं बल्कि मेरे शरीर की मजबूती में आया। मेरे खून और ताकत का बल एक झटके में 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। और जैसे जैसे शरीर मजबूत होता गया, लीची ऐसे मिला, वो दिल भी मेरे शरीर से थोड़ा और ज्यादा जुड़ने लगा। इस पल मुझे अपना शरीर बेहद हल्का महसूस हुआ। एक अजीब सा न समझ में आने वाला सुकून था। आखिर में मेरी ताकत दक्षिण के आखिरी मुकाम पर रुक गई। अब बस एक कदम बाकी था देवता बनने के मुकाम तक पहुंचने के लिए। मजा आ गया, मन बहुत खुश था। मैं नदी किनारे आया, छोटी कछुई को बुलाया, सोचा एक बड़ा इनाम दूं। 100 अंक लगाकर खिलाना है, बोलो ना। मेरे छोटे जीव को अच्छे से लाड़ दूं। जैसे अंक उस जीव पर लगे, वो ना सिर्फ बिल्कुल सही हालत में आ गया बल्कि अचानक 1 मीटर लंबा हो गया। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। लगता है मेरे अंक सिर्फ जख्मी नहीं भरते बल्कि इन जीवों को बड़ा भी कर देते हैं। बढ़िया बढ़िया, अब तो 1 मीटर का हो गया। अब तो ये एक बड़ी मछली बन गया है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो, अब बड़ी मछलियां और केकड़े तुम्हें इतनी आसानी से तंग नहीं कर पाएंगे। छोटा जीव बहुत खुश होकर इधर उधर तैरने लगा, पूंछ से पानी पर थप थप मारता रहा। एक दिन मैंने नदी किनारे की बेलों से एक आसान सा जाल बनाया मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि छोटी कछुई जो भी खजाने लाई थी उससे मुझे पता चल गया था कि इस नदी में कई अच्छी चीजें छिपी हैं। मैंने कुछ जगहों पर जाल लगाए और गुनगुनाते हुए नदी देखने निकल पड़ा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैं उस इलाके में पहुंचा देखने कि आज कुछ बड़ा हाथ लगा या नहीं। पहले जाल में बस रेत और छोटी झींगियां थीं। दूसरा जाल उठाया तो उसमें कुछ भी नहीं था, बस आखिरी जाल बचा था। मैंने थोड़ा घबरा कर उठाया, पर फिर वही सब कुछ। क्या फिर ये खाली हाथ रहना पड़ेगा?
पर तभी मैंने देखा कीचड़ में एक गड्ढा है, उसके अंदर कुछ है। मैंने उठाकर किनारे लाया, कीचड़ हटाई तो एक गोल चपटी चीज निकली, ऑक्टोपस जैसी एक नरम जीव, गोल होकर सिमटी हुई। ध्यान से देखा तो पता चला ये एक बैगनी लाल रंग का कॉम्बो है। ये एक ऐसी मछली है जो ठंडे समुद्र की रेत में रहती है, रेत में दबी रहती है, दिन में छिपी रहती है, रात में निकलकर खाना ढूंढती है। पता नहीं क्यों मुझे ये जीव बहुत पसंद आया, तो मैंने इसके साथ बंधन बना लिया। सोचते ही इस जीव से मेरा एक मन का जोड़ बन गया। पल भर पहले जो डरा हुआ था, अच्छा खजाना मिले तो मेरे लिए ले आना, कॉन्गो कुछ पल रुका जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, फिर धीरे धीरे नदी की तह में डूब गया। आज भले कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, पर एक नया जीव साथी मिल गया, ये भी कोई कम बात नहीं। मैंने फिर से जाल पानी में दबा दिए। इस नदी में बहुत खजाने हैं, मुझे इनका फायदा तो उठाना ही है। एक दिन मैं किनारे की टूटी जगह ठीक कर रहा था, तभी मुझे मन की झलक महसूस हुई। फटाफट नीचे की धार की तरफ गया। किनारे पहुंचा तो देखा कॉन्गो पानी की सतह पर बस ऐसे ही तैर रहा है। आ गया तुम। कॉन्गो पलटा तो उसके मुंह में एक हरा सा पौधे का पौधा दबा हुआ था। यह है मेरे लिए मिलने का तोहफा। मैंने वो हरा पौधा हाथ में लिया, ऊपर नीचे देखा, क्या कोई पौधा नदी में भी उगता है? मैंने नाक के पास लेकर सूंघा, एक अजीब खास सी खुशबू आई। ये खुशबू नाक में भरते ही दिल बेचैन हो गया। बढ़िया खजाना है, मैंने यही सोचकर वो पौधा अपने सामने रखा। पहले के तजुर्बे से मैंने सीधे उसे निगल लिया, फिर जमीन पर बैठकर ध्यान लगाने लगा। पर अगले ही पल मेरा चेहरा लाल होकर फूल गया। चाहे जितनी भी विद्या चलाऊं, ये हजम ही नहीं हो रहा था, और पौधा जैसे अंदर ही बढ़ने लगा हो। इससे मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैंने सीधे उसे थूक दिया, पर अगले ही पल जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसमें जड़ें निकलने लगीं, और पल भर में वो एक बड़ा बेल का पेड़ बन गया। ये पेड़ जैसे कोई जीवित समझदार चीज हो, उसकी एक टहनी मेरे सामने झुकाई। फिर वो टहनी खुद टूटकर मेरे हाथ में आ गई। मैंने वो टहनी कस के पकड़ी। पता चला उसमें बेहद जोरदार ऊर्जा छिपी है। बिना कोई विद्या चलाए सामने की एक बड़ी चट्टान पर हल्का सा वार किया, और वो मजबूत चट्टान पल भर में चूर चूर होकर धूल बन गई। मैं हाथ में पकड़ी इस टहनी को देखकर बहुत खुश हुआ। अचानक उस पेड़ से एक और टहनी झुककर मेरे सामने आई, और उस पर कुछ उगा हुआ था। ये क्या चीज है? मैं उस टहनी पर लगे फल को देखकर सोच में पड़ गया। अगले ही पल वो फल खुद टूटकर मेरे हाथ में आ गिरा, और मुझे उससे एक साफ जोरदार ऊर्जा महसूस हुई। मैंने जोर से एक बाइट लिया। अगले पल एक गहरी खुशबू नाक में भर गई। फिर वो फल का गूदा एक साफ ताकत बनकर गले से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया। ये अजीब बदलाव महसूस करते ही मैं पल भर में बाकी फल भी खा लिया। फिर जमीन पर बैठकर ध्यान लगाया, अपनी शक्ति से उस तेज बहती ताकत को अपने शरीर के अंदर सही ढंग से बैठाने लगा। अचानक मेरी आंखें खुल गईं, आंखों में हल्की चमक उभर आई। मेरे मन की ताकत खुद बेकाबू होकर फैलने लगी। बस कुछ ही घंटों में मेरी शक्ति आधे कदम देवता मुकाम तक पहुंच गई। एक और मिल सकता है क्या? मैंने उस बेल के पेड़ से पूछा। जरूर इस पेड़ में कोई समझ है, वरना ये सब काम क्यों करता? पेड़ की टहनियां हिली, जैसे कह रहा हो अब नहीं बचा। एक और पेड़ मिल गया, अब इसके फल का तालाब भी होगा, दोपहर में आराम से सो सकूंगा और इसके नीचे शक्ल भी निखार सकूंगा। उसी वक्त किसी और देवलोक में, हान तियान सुन के सामने, छिंग युआन महल में, कई ताकतवर बड़े साधक तख्त पर बैठे रौदार आदमी के सामने झुककर सलाम कर रहे थे। तख्त पर बैठा वो आदमी बस वहीं बैठा था, और नीचे मौजूद सब उसकी नज़र से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उठो। उस रौदार आदमी की बात पूरी होते ही वो सब बड़े साधक धीरे धीरे उठे। तुम्हारी भावना मैं समझ गया हूँ, अब देवलोक की हालत स्थिर हो गई है। मैं तुम्हारी असली जमीन तुम्हें वापस दे दूंगा। ये सुनकर वहां मौजूद सारे बड़े साधक एक दूसरे को देखने लगे। यकीन करना मुश्किल हो रहा था। हान त्यान सुन ने पूरे देवलोक को एक करके इकलौते देवता का दर्जा पाया था। दुनिया उन्हें चुन कहकर बुलाती थी। ये 12 लोग पहले देवलोक के सबसे बड़े सरदार थे, एक से बड़े दो नहीं थे। बाद में हान त्यान तुजुन ने तुजुन का दर्जा पाया, और अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने भी झुकना मान लिया। इस महीने ये 12 लोग खास तौर पर हान तियान तुजुन का जन्मदिन मनाने आए थे, पर उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि हान तियान तुजुन ऐसी बात कहेंगे। हम पहले से ही आपके वफादार हैं, अब तो 1000 साल भी हो गए, हमारे मन में कोई दोगलापन नहीं, कृपया अपना फैसला वापस लें। ये कहकर सब 12 फिर डर के मारे झुक गए। ये देखकर हान पाओ पाओ हल्का सा मुस्कुराया। तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं किसी की जांच नहीं कर रहा। मैं कुछ समय में देवलोक छोड़कर जा रहा हूँ। तुम लोग 1000 साल मेरे साथ रहे, तुम्हारे बच्चे ज्यादातर मेरे ही चेले। देवलोक तुम्हें सौंप कर मुझे पूरा भरोसा है। ये सुनकर 12 लोगों ने सिर उठाया, चेहरे पर हैरानी। फिर कुछ समझ आया, क्या देव स्वामी ऊपर के लोग जाने वाले हैं? उन्हें अच्छे से पता था कि देव स्वामी इस लोक के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुके थे। 1000 साल पहले ही वो देवलोक में बेमिसाल होकर परीक्षा मुकाम तक पहुंच गए थे। शायद असल में हान पाओ पाओ खुद को भी यकीन नहीं था कि वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। परीक्षा मुकाम तक पहुंचकर भी उन्होंने वो आखिरी कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की थी। 1000 साल इंतजार के बाद आखिर उन्हें लगा, अब वो सबसे ऊंचे रास्ते की तलाश में कदम बढ़ा सकते हैं। बधाई हो देव स्वामी, ऊपर के लोक में पहुंच रहे हो। 12 लोगों ने दिल से बधाई दी। ये सुनकर हान पाओ पाओ बस मुस्कुराए। उन्हें याद आया, इस दुनिया में आने से पहले एक नदी पर उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से हुई थी। उस आदमी के साथ उन्होंने एक करार किया था। इतना वक्त गुजर गया कि उन्हें उस आदमी का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था, पर यह बात साफ याद थी कि उन्हें 10 खजाने उस आदमी को देने हैं। पर इतने समय में वो आदमी कभी नजर नहीं आया। उन्हें तो शक होने लगा था कि क्या वो बस एक सपना था। उन्होंने सामने मौजूद 12 लोगों को गंभीरता से देखा और कहा, अब जो बात मैं कहने वाला हूं इसे दिल से याद रखना। देव स्वामी कहिए। 12 लोगों ने पहली बार देव स्वामी को इतना गंभीर देखा था। असल में हान पाओ पाओ को भी समझ नहीं आ रहा था ये बात कहूं या ना कहूं।
पर अपने जाने के बाद देवलोक की शांति के लिए उन्होंने आखिर ये बात बता देने का फैसला किया। मेरा एक मुखिया है, मुझे डर है कि मेरे ऊपर जाने के बाद वो देवलोक आकर मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये सुनकर सब 12 एक दूसरे को देखने लगे। सबकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उन्होंने देव स्वामी की आवाज में हल्की सी चिंता सुनी थी। मतलब वो मुखिया वाकई बहुत ताकतवर है। देव स्वामी, वो मुखिया कौन है? क्या उनकी ताकत आपसे भी ज्यादा है? ताकत में वो मुझसे आगे ही होंगे। पर तुम लोग डरो मत, मैंने बस उनकी कुछ चीजें उधार ली थी, जब वापस कर दूंगा तो वो किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। उन्होंने एक धुंधली तस्वीर सबके सामने पकड़ाई। सब पास आकर उस तस्वीर के नक्श और निगार पर नजरें गाड़ कर देखने लगे। अगर कभी वो यहाँ आए तो उन्हें बताना कि मैं ऊपर के लोग जा चुका हूँ, इस दुनिया में नहीं हूँ। जो चीजें उधार ली थी वो मैंने देवलोक में ही किसी जगह रख दी हैं। उम्मीद है वो नाराज नहीं होंगे। 12 लोगों ने सावधानी से वो तस्वीर रख ली और गंभीरता से सिर हिलाया। अगली 100 साल मैं ध्यान में बैठकर परीक्षा पार करूंगा। देवलोक का इंतजाम तुम्हारे हाथ में है। हम देव स्वामी का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। देव स्वामी बेफिक्र होकर ध्यान करें। दूसरी तरफ मैं बेल के पेड़ के सहारे आराम कर रहा था। सपने में अचानक कुछ महसूस हुआ। फटाफट उठकर नदी किनारे की तरफ चला। थोड़ी देर में देखा छोटी कछुई और कोंगो किनारे के पानी में आपस में लड़ रहे थे। ठंडे पानी के जीव बड़े गुस्से में लड़ रहे थे। बंद करो लड़ना, मैं गरज कर बोला। ये दोनों जीव तभी समझे कि मालिक आ गया है। दोनों डर कर मेरी तरफ बेकसूरी से देखने लगे। क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों मेरे प्यारे साथी हो। मैं तो सोच रहा था एक दिन तुम दोनों को मिलवा दूंगा, ये तो अच्छा हुआ। अब मिलवाने की जरूरत नहीं, अब तो लड़कर ही दोस्ती हो गई। मैंने दोनों को समझाया। दोनों जीव चुपचाप सुनते रहे। जब उन्हें पता चला कि दोनों का मालिक एक ही है तो उनका गुस्सा भी गायब हो गया। फिर दोनों ने हाथ मिलाकर सुलह कर ली, अपनी गलती मानी। दोनों को दोस्त बनते देखकर मुझे संतोष हुआ। यही सही बात है, आखिर सब अपने ही हो। लड़कर खून खराबा करने की क्या जरूरत? आगे से तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना, समझे? ये सुनकर दोनों जीवों ने सिर हिलाया। इस वक्त किसी और बड़े लोग के अराजक समुद्र में कई साधक डर के मारे देख रहे थे कि वो समुद्र दो सबसे बड़ी पवित्र आत्माओं के हाथों टूटने वाला है। वो मौके की तलाश में इस अराजक समुद्र में आए थे, पर अचानक दो ताकतवर जीव ऊपर आसमान में लड़ने लगे। काले धुएं की वजह से उन्हें साफ नहीं दिख रहा था कि ये दोनों ताकतवर हस्तियां कैसी हैं। बस डरावने बदन की हल्की झलक दिख रही थी। कहते हैं ना, बड़ों की लड़ाई में छोटों की जान जाती है। इस अराजक समुद्र की सीमा कम से कम 1 साल बाद ही फिर खुलेगी। वो यहां से निकल नहीं सकते थे। उन दोनों डरावने जीवों की लड़ाई से ये छोटी दुनिया पहले से ही टूट फूट चुकी थी। अब टूटने के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई थी। इतने ऊंचे मुकाम की लड़ाई को रोकना उनके हाथ में नहीं था। महारानी, अगर ये जगह टूट गई तो मैं अपनी जान देकर आपके लिए एक रास्ता निकालूंगा। इस वक्त एक अधेड़ आदमी सामने खड़ी एक औरत के सामने एक घुटना टेक कर बोला। वो औरत समुद्र की सतह पर खड़ी थी। बेहद हसीन चेहरे के नीचे एक ऐसी आंखें थीं जिनमें कोई जज्बात साफ नहीं दिखता। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतनी ताकत है? ये सुनकर वो अधेड़ आदमी और नीचे झुक गया। मुझसे गलती हुई, बड़ी बात कह दी। हर इंसान मरने के वक्त अपना सबसे सच्चा डर दिखा ही देता है। तुम्हारे दिल में साफ डर है। अगर डर है तो थोड़ा पीछे हट जाओ। औरत के हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। ऊपर खालीपन में चमकती सफेद रोशनी वाले काले धुएं को देखकर उसकी नजरें और तेज हो गई। मरना ही है तो लड़कर मरना बेहतर है। औरत का जोश देखकर वो अधेड़ आदमी घबरा गया। आवाज कांपने लगी। महारानी, आप मर नहीं सकती। अगर आप चली गई तो मैं मर भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? हर किसी को मरना है। मेरा बस वक्त थोड़ा पहले आ गया। औरत ने उसकी बात काट दी। उसे खुद पता था कि वह इन दोनों जीवों को रोक नहीं सकती। अगर वो खुद लड़ाई में कूद भी जाए तो पल भर में खत्म हो जाएगी। पर वो ऐसे ही बैठकर दुनिया का टूटना भी नहीं देख सकती थी। जैसे ही वो लड़ाई में कूद कर मरने को तैयार हुई, तभी एक खालीपन से एक बड़ा हाथ निकलकर इस दुनिया का खालीपन तोड़ डाला। इस पल सबने सिर उठाकर उस बड़े हाथ को देखा। जो दुनिया टूटने के किनारे थी वो अचानक शांत हो गई। उस बड़े हाथ ने खालीपन तोड़कर काले धुएं में लड़ रहे दोनों जीवों पर हल्का सा हाथ मारा। बस इतना हल्का सा हाथ, और वो दोनों डरावने जीव लड़ाई बंद करके रुक गए। सब डर के मारे उस बड़े हाथ को देखते रहे, सांस लेना भी भूल गए। उन्होंने कभी ऐसा डरावना अजीब नजारा नहीं देखा था। नदी किनारे मैं हाथ कमर पर रखकर हैरानी से बोला, अच्छा, तो तुम दोनों को एक ही खजाना मिल गया था, इसीलिए लड़ रहे थे? सब अपने ही हो, क्यों लड़ते हो? अब मिल गए हो तो आगे अच्छे से रहना। उनकी मन की झलक से मुझे पूरी बात समझ आ गई कि वो दोनों क्यों लड़े। कौन सा खजाना है जिसके लिए तुम दोनों खून खराबा कर रहे थे? जल्दी दिखाओ मुझे। दोनों जीव एक दूसरे को टालते हुए मिलकर एक बैगनी सफेद, रात में चमकने वाली मोती जैसी गोल चीज पानी की सतह पर ले आए। उन दोनों की आपस की होड़ महसूस करके मैं हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, ठीक है, ये खजाना तुम दोनों ने मिलकर ढूंढा है, दोनों का बराबर हक है। ये सुनकर दोनों जीवों ने होड़ करना बंद कर दिया। मैंने वो बैगनी सफेद रात की मोती उठाकर हाथ में पकड़ी। ध्यान से देखा। ये मोती लगभग मुट्ठी जितनी बड़ी थी। बाहर से सफेद साफ, पर अंदर बैगनी काले रंग का बहता हुआ तरल था। इसके अंदर एक बेहद जोरदार ऊर्जा बंद थी। ये साफ महसूस हो रहा था। विदा चलाते ही हथेली से एक तेज खिंचाव निकलकर उस मोती की तरफ बढ़ा। अगले ही पल मोती से एक हल्की खून जैसी ताकत खींचकर हथेली से होते हुए मेरे पूरे शरीर में फैल गई। यह हल्की ताकत शरीर में समाते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे लगा मेरा खून बल पागलों की तरह उछल रहा है। पल भर में 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। इतना ही नहीं, मुझे साफ महसूस हुआ कि जो दीवार मुझे रोक रही थी वो हिल रही है। कुछ बार और इस्तेमाल करूं तो शायद मैं पूरी तरह देवता मुकाम पर पहुंच जाऊं। ये मोती शायद कोई साधना में मदद करने वाला खजाना है। मैंने मोती को रख लिया और सोचा अब अपने 2 प्यारे साथियों को अच्छा इनाम दूं। ये सुनकर कोंग ओ और छोटी कछुई के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। दोनों को जख्मों से भरा देखकर मैंने पहले 10 अंक लगाकर उनके जख्म ठीक किए। अगले ही पल उनके सारे जख्म भर गए। सांस भी पहले जैसी सही हो गई।
कॉन्ग ओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि मालिक ने इतनी आसानी से, इतनी तेजी से उसके इतने बड़े जख्म ठीक कर दिए। कॉन्ग ओ को इतना हैरान देखकर छोटी कछुई ने हल्की सी हंसी उड़ाई। मैंने कहा था ना, मालिक के पास बड़ी ताकत है। अब समझ आया? दोनों के जख्म ठीक करने के बाद मैंने सोचा कुछ अंक लगाकर इन्हें और बड़ा कर दूं। छोटी कछुई पहले 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक बढ़ चुकी थी, जबकि कॉन्ग ओ सिर्फ 40 सेंटीमीटर का था। छोटी कछुई के सामने वो बहुत छोटा लगता था। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, 100 अंक लगाकर जी, या शो को खिलाना है। मैं थोड़ा चौंका, जी आओ, शो मतलब कोंगो। इस दुनिया में छोटी कछुई को वो न्यू लॉन्ग कहते हैं और कोंग ओ को जी आओ शो कहते हैं। नाम तो डरावने हैं, पर देखने में दोनों मीठे भोले हैं। खिलाने के बाद कोंग ओ का बदन और बड़ा होकर 80 सेंटीमीटर तक पहुंच गया और पूंछ पर बारीक चमकदार छिलके भी उभर आए। अपने में आया बदलाव महसूस करके कोंग ओ बहुत खुश होकर पलटा, पेट पानी की सतह की तरफ करके बबल छोड़ने लगा। यही इनके झुंड का इज्जत और शुक्रिया जताने का खास तरीका है। तभी सिस्टम फिर बोला, 100 अंक लगाकर वो न्यू लॉन्ग को खिलाना है। मैंने सीधे हाँ बोल दिया। अगले ही पल छोटी कछुई का बदन 10 सेंटीमीटर और बढ़ गया। उसके छिलके हल्के सुनहरे रंग के हो गए। बाकी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। अपने में बदलाव महसूस करके छोटी कछुई मेरे पैरों के गिर्द चक्कर काटने लगी और तो और मेरे पैर पर एक चुम्मी भी दे दी। ये देखकर मुझे हल्की सी घिन भी आई। सच में कितना चिपकू जीव है। ठीक है, जाओ खेलो, कोई खजाना मिले तो लेकर आना। तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे की मदद करना। अगर मुझे पता चला तुम चुपके से लड़ रहे हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और हाँ, इस नदी में बहुत बड़े बड़े जीव हैं। तुम लोग अभी छोटे हो, जरा सावधान रहना, क्योंकि बस कुछ दिन पहले मैंने नदी के बीच में एक 3 मीटर लंबी बड़ी मछली को पानी से बाहर कूदते देखा था। मैं फटाफट उसके पीछे गया, पर वो फौरन गायब हो गई। ये बात मुझे काफी देर तक खटकती रही। वो मछली देखने में जरूर कोई खास कीमती मछली लग रही थी,